Hey guys, I am Sahil Khan, the owner of the Better You YouTube channel. लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे मैं कृष्ण हूँ और मैं मन हूँ फिर से YouTube पे अपलोड करनी पड़ रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। यह चैनल कभी भी बंद हो सकता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना। और जो मेरा ओरिजिनल YouTube चैनल है उसमें मैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ और नेचर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें आपको रोचक ढंग से जानकारी मिलती है। अगर आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, मैं किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ, बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। सो इसलिए मैं कृष्ण हूँ वॉल्यूम 4, 5 और 6 के लिए अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम नंबर पे अपनी श्रद्धा से जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, 1 रुपये भी। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि करना ज़रूरी नहीं है, दिल करे तभी करना। जय हिंद। आप एंजॉय करो, मैं मन हूँ। मैं मन हूँ, आपके जीवन को प्रभावित करने वाला परम कारण। मुझे जानिए, समस्याओं का अंत लाइए। दीप त्रिवेदी। लेखक की कलम से। मन के बारे में जानना समझना कौन नहीं चाहता। यह मनुष्य का मन ही है जो उसे चौबीसों घंटे चलाता रहता है। मन के आगे मनुष्य की एक नहीं चलती। परंतु जो लोग समझदारी पूर्वक मन के मालिक हो जाते हैं, वे जीवन में आनंद और सफलता के शिखर छूते चले जाते हैं। हालांकि यह संख्या हजारों में एक है। मेरा यह पुस्तक लिखने का एक ही मकसद है कि मन के मालिक बढ़ाए जाएं, ताकि सफल और आनंदित लोगों की तादाद बढ़ सके। क्योंकि मन का सीधा गणित है, यदि वह आपका मालिक है तो जीवन में उपद्रव मचा देता है, और यदि वह मनुष्य के नियंत्रण में आ जाए तो यही मन एक से एक अद्भुत शक्तियों के चमत्कारिक केंद्रों का स्वरूप धारण कर लेता है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधारण मनुष्य को मन और बुद्धि का फर्क भी नहीं मालूम होता है, जबकि वास्तव में दोनों के कार्यक्षेत्र व कार्य प्रणालियाँ सर्वथा भिन्न होती हैं। लेकिन इनका फर्क व जानने के कारण प्रायः हर मनुष्य के जीवन में ये दोनों एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी करते रहते हैं। और सच कहा जाए तो मनुष्यों के जीवन के इस हाल हेतु इस दखल अंदाजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इस पुस्तक में कई रोचक कहानियों, चुटकुलों और दृष्टांतों के साथ मन और बुद्धि के फर्क को तथा मन की कार्य प्रणालियों को और उनसे निपटने के उपायों की बड़ी ही सरल भाषा में खुलकर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके जीवन को नई दिशा देने में अवश्य सफल होगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं यह पुस्तक आपको अर्पित करता हूँ। दीप त्रिवेदी। मेरा परिचय। मैं मन हूं। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव तक का मैं ही एक साक्षी हूं। या यह कहूं कि एक मेरे कारण ही यह मनुष्य अस्तित्व में है, तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य चौबीसों घंटे मुझसे ही चलायमान है। उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता, उसके सारे दुख सुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह है कि अपने अस्तित्व के इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है। और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों व तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर करती है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा ही रहता है। और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है, और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ।
अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने है ही। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक वानगियां ईजाद कर ली हैं। जंगलों में रहकर हर ऋतु का गोप भोगने वाले मनुष्य ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर लिया है। यही क्यों अकेले अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाज सेवी संस्थाएं मनुष्यों के उद्धार हेतु लगी हुई हैं। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल करुणा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय ना हो इसलिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई हैं। मनुष्य की मान्यता के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए हैं और उनकी सोच सही माने तो जरूरत पड़ने पर आगे भी आते रहेंगे। यही क्यों मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरुओं ने सुझाई ही हैं। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। तो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है। और यह कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास के श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई। उन्होंने वह क्रांति ला दी कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व तक 10 में से करीब 5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, वहीं देखते ही देखते विज्ञान ने यह संख्या 2% के करीब पहुंचा दी है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ ब्लड टेस्ट खोजा गया बल्कि उसकी अधिकांश बीमारियों का इलाज भी खोज लिया गया है। यही नहीं, हार्ट से लेकर नी ट्रांसप्लांट तक की बड़ी सर्जरी भी विज्ञान ने आसान व आम कर दी। एक तरीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया। हालांकि विज्ञान भी विज्ञान है। उसने न सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र व स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति की ही चिंता की बल्कि इससे आगे बढ़कर उसके आराम, वैभव व प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की। उसके आराम हेतु उसने अच्छे घरों के साथ साथ एयर कंडीशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्तुओं का आविष्कार किया। मनुष्य के आनंद व वैभव हेतु विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगैरह की भी खोज की। वहीं उसे प्रगति की राह पर लगाने हेतु संचार के क्षेत्र में उसने क्रांति ही ला दी। हवाई जहाज व रेडियो से लेकर उसने मोबाइल फोन्स तक का आविष्कार किया। एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुष्य की पहुंच के भीतर ला दिया। और यह विज्ञान का ही प्रताप है कि अब बच्चों को बचपन से ही शिक्षित भी किया जाने लगा है। निश्चित ही यह भी उसी उम्मीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख, सफलता और आनंद से भर सकेंगे। मैं यानी मन मनुष्य के अपने जीवन उद्धार के लिए किए इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। मानता हूँ कि धर्म, समाज, विज्ञान व शिक्षा ने अपनी ओर से मनुष्य का जीवन सुख, शांति व आनंद से भर देने हेतु जोरदार प्रयास किए हैं। पर यहाँ विनम्रता से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या परिणाम में सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व आनंद आ गए हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो आज भी मनुष्य के जीवन में क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत, हिंसा सब का वैसा ही साम्राज्य देखता हूँ जैसा कि आदिकाल में था। और आप अपने स्वयं पर व आसपास लोगों पर निष्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे। और यह वाकई बड़ी दुखद बात है। लाखों वर्षों के इतने प्रयास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इस कदर घिरा हुआ है तो फिर अब इस तथ्य से ज्यादा दिनों तक आंख नहीं फेरी जा सकती है। वैभव व प्रगति के इतने शिखर छूने के बाद भी यदि मनुष्य मर मर कर ही जी रहा है तो यह सचमुच बड़ा निंदनीय है। अब चाहे जो हो, हर हकीकत यही है। और इस हकीकत पर गौर करने से यह सवाल उठना भी लाजमी यही है कि क्या चाहे जो करो मनुष्य जीवन में दुख ही है? तो क्या धर्म, विज्ञान व समाज मनुष्यों को सुखी करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं? निश्चित ये सोचने वाली बात है कि कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य
क्या दुख, अशांति व चिंता भोगने ही संसार में आता है? नहीं, यह तो संभव ही नहीं। सुखी, सफल व आनंदित होना मनुष्य का एक अधिकार है। कुदरती तौर पर इस अनुभव की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं। चलो यह भी मान लिया, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? अभी बताता हूं। दरअसल मनुष्य के भीतर उठने वाले इन सारे भावों का ताल्लुक सिर्फ मन यानी मुझसे है। और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधे तौर पर मनुष्य जीवन की परम सत्ता हुआ कि नहीं? हुआ ही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आनंद व सफलता का अनुभव ही मनुष्य मेरे कारण करता है, और दुख व असफलता भी उसके जीवन में एक मेरे कारण ही आते हैं। इन सब का धर्म, विज्ञान, समाज या शिक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बैठता। यहाँ सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं से अपने उत्थान हेतु तमाम प्रयास किए, परंतु अपने मन की कार्य प्रणाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने के कोई विशेष प्रयास उसने कभी नहीं किए। और यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे समझे बगैर तथा मेरी शक्तियों का ठीक से उपयोग किए बगैर यह मनुष्य न तो कभी सुखी व शांत हो सकता है और न ही कभी सफल व आनंदित ही हो सकता है। हालांकि मैं यह भी नहीं कह रहा कि मुझे जानने, समझने व समझाने के प्रयास बिल्कुल नहीं हुए। जरूर हुए, पर वे सारे आधे अधूरे और ऊपरी ही साबित हुए। अतः आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रही है, ताकि भविष्य का मनुष्य सुखी व आनंदित हो सके। और अपने इस प्रयास की शुरुआत में आपके ही युग के एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन के एक दृष्टांत से करता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि एडिसन को पृथ्वी प्रकाशमय करने हेतु एक फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे। उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया और एक के बाद एक फाइबर का प्रयोग करते चले गए। जो फाइबर नाकाम होते गए उनको वे बल्ब नहीं जला सकता की सूची में शामिल करते चले गए, और अंततः 6000 से ऊपर फाइबर आजमाने के बाद उन्होंने वह कार्बन फिलामेंट खोज ही निकाला जिसने बल्ब को प्रकाशमान कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर आप भी अपना जीवन रोशनी से भर देना चाहते हैं, और उस हेतु युगों से अनेक फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं। परंतु बात फिर भी नहीं बन रही, क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने में एक नहीं 1000 बार नाकाम हो चुके हैं, आप फिर से वही फाइबर आजमाते चले जा रहे हैं। वे ही मंदिर, मस्जिद और चर्च तथा वे ही पूजा पाठ, वे ही बुद्धि पर भरोसा और वे ही शिक्षाएं, वही सामाजिक परंपराएं और वही धर्मशास्त्र, वही किस्से कहानियां, वही सिद्धांत और वे ही तमाम घिसे पिटे सबक। लेकिन इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब एक नहीं 1000 बार आजमाने के बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझाना व करना ही होगा। आखिर आप मनुष्य हैं, कभी न कभी तो आपको इस सिलसिले का अंत लाना ही होगा, और इस सिलसिले का अंत मुझे भली भांति समझे बगैर संभव नहीं। आप यह तय जान लें कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उपयोग किए बगैर आपका जीवन रोशन होने वाला नहीं। सो आज इस हेतु मैं स्वयं आपकी सहायता को आया हूँ, ताकि अपनी संरचना, कार्यप्रणाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूं। मेरा अस्तित्व। यदि मैं अपने बारे में यानी आपके मन के बारे में कुछ कहूं तो मैं सारे मनुष्य में समान रूप से उपस्थित हूं, और थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि मनुष्य जीवन की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में है। वहीं यदि प्रभाव की बात करूं तो इस मनुष्य जीवन का कोई पहलू मुझसे अछूता नहीं, और मेरी कार्य प्रणाली की चर्चा करूं तो वह इतनी तो कॉम्प्लिकेटेड है ही कि मेरे बाबत आपको कुछ भी समझाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ मैं होते हुए भी आपके लिए तो बिल्कुल अनजाना विषय हूँ। मुझे समझने व पकड़ने में बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने मुंह की खाई है। अतः सर्वप्रथम मैं आपको अपने अस्तित्व के बाबत बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद विज्ञान पूरी तरह से मेरे अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। हालांकि इसका भी एक बुनियादी कारण है। दरअसल विज्ञान दृश्यमान वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली खोजने का नाम है। विज्ञान वस्तुओं के मिलन और टकराव से होने वाले परिणामों की खोज का नाम है,
और इसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो विज्ञान टाइम और स्पेस के भीतर की वस्तुओं की कार्य प्रणाली खोजने का नाम है। जो वस्तु प्रयोगशाला के टेबल पर नहीं आती, विज्ञान उसके अस्तित्व को नहीं मानता। उसे मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका अदृश्य पर यह अविश्वास ही उसकी सारी प्रगति का राज है। विज्ञान प्रगति कर ही इसी आधार पर रहा है कि अपने अथक प्रयासों से एक दिन वह सब कुछ जान लेगा। विज्ञान टिका ही इस विश्वास पर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में सब कुछ भी रहस्य नहीं रह जाएगा। निश्चित ही विज्ञान के विश्वास और प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। अपनी इसी दृढ़ता के बल पर उसने न सिर्फ चांद और मंगल तक अपने कदम फैला दिए हैं, बल्कि ब्लैक होल भी खोज निकाला तथा बिग बैंग थियोरी पर भी प्रयोग कर डाले। यही नहीं, उसने तो अब बिग बैंग थियोरी पर आधारित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। खैर, मैं वापस अपने अस्तित्व पर लौट आऊं तो विज्ञान के प्रयास और उसका विश्वास अपनी जगह है, परंतु हकीकत यह है कि संसार के रहस्य तो बहुत दूर की बात है। दरअसल विज्ञान मेरे अस्तित्व तक भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि मैं अपनी तमाम तरंगों, भावों व शक्तियों के साथ हर मनुष्य की नाभि में अपने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ मौजूद तो हूँ, परंतु टाइम और स्पेस के दायरे से पूर्णतः मुक्त हूँ। यानी यदि विज्ञान की भाषा में कहूँ तो मेरा आपके शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि विज्ञान ने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा है, और इसी के फलस्वरूप उसने हमेशा ब्रेन को ही मनुष्य का प्रमुख केंद्र माना है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ब्रेन आपके जीवन को सिर्फ 10% ही प्रभावित कर रहा है। आपके बाकी जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ मेरा है। हालांकि मैं आपको आपके मन और बुद्धि का फर्क आगे समय आने पर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अपनी उपस्थिति तथा मेरे विज्ञान की पहुंच के बाहर होने वाली बात विस्तार से बताता हूं। और इस बात को प्रारंभ करते हुए यदि मैं अपनी एकदम सरल पहचान दूं तो मैं आपके अच्छे बुरे भावों तथा बुद्धि से हजारों लाखों गुना परिणामकारी कई शक्तियों का मिला जुला एक केंद्र हूँ। और चूंकि विज्ञान की भाषा में मैं स्वयं अदृश्य हूँ, इसलिए मेरे सारे भाव, मेरी तमाम शक्तियाँ भी अदृश्य हैं। सुख, दुख, ईर्ष्या, पछतावा, क्रोध, चिंता, व्यथा, मस्ती, मूड, ये सारे भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, और इन जैसे अनगिनत भावों को आप एक मेरे ही कारण भोगने को बाध्य भी हैं। अब गौर से समझो तो मनुष्य इन झेलते भावों के अलावा है क्या? भावों की इस आवन जावन के अलावा इसके जीवन की दूसरी वास्तविकता ही क्या है? वह ऐसा एक पल नहीं गुजारता जब वह किसी अच्छे या बुरे भावों में ना जी रहा हो, और तो और जब वह कुछ नहीं कर रहा होता है तो बोर होने की मनोदशा में ही जी लेता है। यानी आपका जीवन मैं, और मैं सिर्फ मैं ही हूँ। यानी आपका जीवन मैं और सिर्फ मैं हूँ। अब सवाल यह है कि विज्ञान तो मेरे अस्तित्व को मानता नहीं। सत्य यह भी है कि पिछले 500 वर्षों में जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य एक साथ इस संसार में कभी पैदा नहीं हुए। इनकार मैं उनकी भावनाओं से भी नहीं करता। निश्चित ही उन्होंने मनुष्य के सुख, शांति और प्रगति की बड़ी चिंता की है। वे यह भी जानते हैं कि तमाम शारीरिक कष्ट मनुष्य जीवन को नर्क बना देते हैं। उन्हें यह आभास भी है कि सुख और शांति ही मनुष्य की प्रमुख चाह है। लेकिन दिक्कत यह आई कि विज्ञान ने अपनी सीमित समझ से मनुष्य के सुख व शांति का ताल्लुक उसकी प्रगति तथा उसके आराम व मनोरंजन से बिठा दिया। फिर तो विज्ञान ने वह प्रगति की कि आराम, वैभव व मनोरंजन की एक से एक साधन सामग्रियों की खोज ली, और निश्चित ही उसने ये सारे प्रयास मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने हेतु ही किए। यह भी मानना ही होगा कि प्रगति, आराम, मस्ती, आनंद, मनोरंजन वगैरह मनुष्य जीवन की परम आवश्यकता है। निश्चित ही इन सब ने मनुष्य का जीवन स्तर कहाँ से कहाँ पहुँचा भी दिया है। फिर भी सामने विज्ञान को यह बात तो माननी ही होगी कि इन सब का भी मनुष्य के जीवन पर असर ऊपरा ऊपरी ही हुआ। आपको भी अनुभव है ही कि विज्ञान के खोजे वैभव के कैसे भी उपकरणों का दायरा मनुष्य के शारीरिक सुखों से ऊपर नहीं उठ पाया है। मानसिक रूप से तो मनुष्य इन सारे वैभवों के बावजूद दुख, चिंता व क्रोध से घिरा ही रहा है। और जब वैभव के इन तमाम तरीकों से बात बनती नहीं दिखी तो विज्ञान ने ब्रेन की कार्य प्रणाली पर प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए। उसने यह खोजने का प्रयास किए कि चिंता में ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्लैंड कौन सा रस छोड़ती है। इन सब में उसे आंशिक सफलता भी मिली। इससे विज्ञान ने तारण यह निकाला कि ब्रेन के द्वारा
यह केमिकल छोड़ने पर मनुष्य को इन इन भावों के झटके सहने पड़ते हैं। और जल्दबाजी में उसने यह तारण भी निकाल लिया कि मनुष्य के तमाम भावों के उतार चढ़ाव के पीछे ब्रेन ही है। पर यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान का यह तारण कतई सही नहीं है, क्योंकि भाव मैं भेजता हूँ और ब्रेन उस पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब इन प्रतिक्रियाओं की विज्ञान कितनी ही एनालिसिस कर ले, लेकिन उससे बहुत कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि वह अभी कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन नहीं खोज पाने वाला जिसने ब्रेन आमुख केमिकल छोड़ना ही बंद कर दे, या उसके बाद मनुष्य को चिंता पकड़े ही नहीं। खैर, आगे जब इससे भी बात नहीं बनी तो विज्ञान ने डीएनए और जीन्स भी खोज लिए। निश्चित ही उसकी इस खोज हेतु विज्ञान को 100 सलाम। विज्ञान की यह ऐसी उपलब्धि है जिसने मनुष्य को संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया, लेकिन फिर भी दुख या चिंता के तल पर बात वहीं की वहीं रह गई। क्योंकि मनुष्य डीएनए तथा जीन्स मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसकी उम्र, उसकी त्वचा का कलर वगैरह के बाबत तो सब कुछ तय कर सकते हैं, परंतु उसकी चिंता, व्यथा या क्रोध वगैरह पर वे अपना कोई भी प्रभाव बनाने में असमर्थ हैं। हालांकि इस संदर्भ में एक बार फिर विज्ञान को सलाम करना ही होगा कि उसने डीएनए तथा जीन्स की डिकोडिंग और री इंजीनियरिंग तक पर भी कार्य चालू कर दिया। निश्चित ही ये सारे विज्ञान के छुए हुए शिखर हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब से भी हासिल क्या हो रहा है। मनुष्य की कुछ बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो गईं, उसकी उम्र बढ़ गई, परंतु उसके द्वारा सहे जा रहे भावों के उतार चढ़ावों का क्या? यानी कुल मिलाकर विज्ञान के इन सारे प्रयासों का ताल्लुक भी मनुष्य के केवल उम्र या स्वास्थ्य से ही बिठाया जा सकता है। मन में उठ रहे भावों तथा उनकी कोई पहुंच नहीं। आप कहेंगे, यह सब तुम अपने आप ही कहे जा रहे हो, पर हम कैसे विश्वास करें? मैं जानता हूं कि मैं अपने बाबत छाए रहस्य पर से पर्दा इस वैज्ञानिक युग में उठा रहा हूं, अतः मैं जो कुछ भी कहूँगा मुझे सिद्ध भी करना ही होगा, और मैं इस तैयारी से ही आपके सामने आया हूँ। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि चूंकि मेरा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अतः मेरे बाबत विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो मैं कुछ सिद्ध करने से रहा। यूँ भी यदि मैं टाइम और स्पेस के भीतर होता तो विज्ञान कब का मेरी एनालिसिस कर मनुष्य के जीवन से चिंता व क्रोध गायब कर चुका होता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी भी लैब में सिद्ध नहीं होता। मनुष्य मेरी जीती जागती लेबोरेटरी है। जो कोई थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा उसे मेरे अस्तित्व को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। बस आप मेरी कही बातों को अपने भीतर महसूस करना प्रारंभ करें, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी आपके भीतर है और मेरी लेबोरेटरी भी आपका एहसास ही है। खैर, अब इसी संदर्भ में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आप यह तो मानेंगे ही कि विज्ञान ने शरीर संबंधित अधिकांश खोजबीन कर ली है। विज्ञान खून की चंद बूंदों से आपके शरीर के कौन से अंग में क्या गड़बड़ है यह बताने में सक्षम हो गया है। यह भी मानना ही होगा कि उन गड़बड़ियों को दूर करने हेतु विज्ञान तमाम प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी कर चुका है। यही क्यों अब तो आपके शरीर का इलाज करने हेतु वह अनेकों प्रकार की सर्जरी करने में भी समर्थ हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद विज्ञान की मजबूरी तो देखो कि भले ही वह मेरे अस्तित्व से इनकार करे, परंतु मेरे सारे भावों को तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ता है। दुख सुख हो या चिंता, उसके अनुभव खुद वैज्ञानिकों को भी होते ही हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक तरफा विज्ञान अदृश्य से इनकार करता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक स्वयं अदृश्य भावों को रोज रोज झेल रहे हैं। सो आज नहीं तो कल विज्ञान को अदृश्य के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। आखिर जो है उससे विज्ञान भी कब तक मुंह फेर पाएगा। भले ही अदृश्य का सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत से मेल ना खा रहा हो, परंतु एक ना एक दिन तो वैज्ञानिकों को भी मेरे अदृश्य भावों को अदृश्य के रूप में पहचानना ही होगा, क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बाद भी विज्ञान कभी उन्हें आपके शरीर में नहीं खोज पाएगा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें कि क्या विज्ञान अभी कोई ऐसा टेस्ट खोज पाएगा जिससे कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर की ही तरह वह यह बता सके कि किस व्यक्ति के चिंता का लेवल क्या है। क्या कभी कोई ऐसा थर्मामीटर विज्ञान बना पाएगा जिससे क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं यह जानना जा सके। क्या विज्ञान कभी ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड की गोलियों की तरह मनुष्य के भय या असुरक्षा को नियंत्रित करने की गोलियां खोज पाएगा? क्या वह किसी के जीन्स या डीएनए से यह बता पाएगा कि उसके जीवन में कितनी चिंताएं व कितनी परेशानियां आने वाली हैं? क्या विज्ञान कभी ऑपरेशन कर मनुष्य के भीतर छिपे दुख को सदैव के लिए निकाल बाहर फेंक सकेगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह सब टाइम और स्पेस के बाहर की दुनिया की बात है और विज्ञान की उस समय कोई पहुंच नहीं। अतः पहले आप बुद्धिमत्तापूर्वक मेरे इस अदृश्य अस्तित्व को तथा मेरी अदृश्य दुनिया को पहचानें
उसके बाद निश्चित ही मेरे साथ प्रयोग कर आप अपने चिंता व दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आनंद व सफलता आपका भाग्य हो सकता है यदि आप अपने में स्थित मुझे ठीक ठीक पहचानने में सफल हो जाएं। कुल मिलाकर आपका जीवन एक मेरे उपद्रव। अब इससे पहले कि मैं अपनी कार्य प्रणाली, अपने तौर तरीकों और अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्णन करूं, आपको अपने उपद्रवों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यूं तो मेरे उपद्रवों से आप लोग न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि काफ़ी हद तक परेशान भी हैं, और चूंकि उनसे किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में आपका पाला रोज पड़ता ही है, अतः उनको महसूस करना आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। अब सोचो यह कि क्या आप में से कोई स्वयं को मूर्ख साबित करना या अपना अहित करना चाहता है? नहीं। तो क्या इतना सोचने मात्र से आपकी मूर्खताओं पर लगाम कस जाती है? क्या आपकी चाह से आप अपने हित की रक्षा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आप यह सब बुद्धि से सोचते हैं, जबकि ये सारे उपद्रव मेरी गहराइयों से निकलते हैं। चलो अपनी इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक 22 वर्षीय नवयुवक बगीचे में आराम से बैठा हुआ था। बड़ी ही शांत मनोदशा में वह विराजमान था। तभी उसका एक मजाक करने का आदि मित्र टहलते टहलते वहां आ गया। शायद उसने मित्र की शांत मनोदशा देखी नहीं गई। वह दूर से ही दौड़ता हुआ मित्र के पास आया और बड़ी गंभीरतापूर्वक शरारत करते हुए बोल पड़ा, अरे तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी किसी के साथ घूमने गई हुई है। बस यह सुनते ही उसने अपना पारा खो दिया और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुल्टा को। अभी बोलते तो बोल पड़ा, पर दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, मूर्खता का प्रदर्शन तो हो ही चुका था। अब आप उसकी हालत पर हंस सकते हैं, उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, पर ऐसा ही कुछ सबके साथ अक्सर घटता ही रहता है। हालांकि इनके कारणों पर मैं चर्चा आगे करूंगा। अभी तो मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की ही चर्चा कर रहा हूँ। और इस बाबत यह स्पष्ट समझ ले कि चूंकि आप मेरी कार्य प्रणाली से पूरी तरह अनजान हैं, इसलिए रोज रोज मेरे उपद्रवों के शिकार होते रहते हैं। चलो मेरी इसी बात को मैं एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें। एक साधारण घर का युवक था और दूसरा पैसे वाले घर का लड़का था। हालांकि धन का यह फासला दोनों की मित्रता में कोई बाधा ना था, लेकिन मेरे होते सोते वह भी कब तक। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही, बस उसने उससे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया और तय करते ही वह उसके पास स्कूटर मांगने चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़े ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, भला दोस्ती में वो एक स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। परंतु मैं तो मैं हूँ, स्वभाव से ही उपद्रवी। बस पकड़ा दिया दूसरा विचार। वह फिर सोच में पड़ गया, वह ज़रूर मना करेगा, वह दिखता है इतना सीधे थोड़े ही है। वह ज़रूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल मैं भरवा लूँगा। बस इसी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वह स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी ही है। वह तो यही कह देगा कि स्कूटर का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे भी मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचते सोचते उसे क्रोध आ गया और उसी दरमियान वह दोस्त के घर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई। दरवाज़ा दोस्त नहीं खोला। वह क्रोध में तो था ही, बस दोस्त के प्रकट होते ही चिल्ला पड़ा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर, बहुत देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहाँ के अमीर। पर उधर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकाल कर चला गया। कहने का तात्पर्य, मैं ऊट पटांग तरंगे पैदा करने की फैक्ट्री हूँ और मुझ पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से अधिकांश मनुष्य मेरा उपद्रव सहने को मजबूर है। ना चाहते हुए भी उनसे पागलपन हो ही जाता है। लाख ना चाहते हुए भी मेरे उपद्रवों के कारण सबके आपसी रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सच कहूँ तो सब कुछ ठीक होते हुए भी
एक मेरे कारण ही मनुष्य नित नई मुसीबतों में फंसता रहता है। लो, इसी बात पर आपको एक और रसप्रद वाकया सुनाता हूँ। करीब 200 वर्ष पुरानी यह बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें अकरम व सलमान नामक दो युवकों की दोस्ती काफ़ी मशहूर थी। दोनों की उम्र करीब 15-16 वर्ष थी। पिछले 10 वर्षों से दोनों का पढ़ना, खाना पीना, घूमना तथा साथ ही साथ होता था। दोनों में एक बार भी कभी कोई अनबन नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गांव वालों का उधर से गुजरना हो गया और उन्होंने दोनों को छुड़वा दिया, लेकिन बात तो गंभीर स्वरूप ले चुकी थी। सो सभी ने पकड़कर उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। उधर पूरा मामला सुन तथा उनकी हालत देख पूरी पंचायत हतप्रभ रह गई। वहीं दूसरी ओर इस खबर को पूरे गांव में फैलते भी देर न लगी। बात ही आश्चर्य में डालने वाली थी। दो अभिन्न मित्रों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। जिसने सुना वही पंचायत की ओर दौड़ पड़ा। उधर हतप्रभ पंचायत ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का यह हाल क्यों किया, पर दोनों चुप। कहें तो कहें क्या। पंचायत ने अपना यह सवाल 2-3 बार दोहराया, परंतु दोनों फिर भी चुप। आखिर जब सख्ती से पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे से बात बताने को कहने लगे। कमाल था, मारपीट करते शर्म नहीं आई, पर अब बताने में शर्म आ रही थी। इस पर पंचायत ने कड़क आवाज में सलमान से पूरी बात बताने को कहा। बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला, बात यह हुई कि हम दोनों एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी बात बात पर मैंने अकरम से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आखिर हम कितने दिन माँ बाप के पैसों पे पलेंगे, क्यों ना कुछ व्यवसाय कर अपनी स्कूल की फीस और जेब खर्च स्वयं कमाने की कोशिश करें। पंचायत को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि यह तो अच्छी बात हुई, फिर इसमें झगड़े की बात कहाँ आई। पूछने पर सलमान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मेरा प्रस्ताव सुनते ही अकरम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसने भी यहाँ तक कहा कि तुम तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बस इसी तरह बात आगे बढ़ती रही। फिर कुछ सोच विचार कर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि 2 भैंस ही खरीद लूँ। 2-3 घंटे का काम है, उनका दूध दूंगा और बेचूंगा। इस पर अकरम बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई छोटा सा खेत खरीद लूँ। 3-4 घंटे की मेहनत में इतना तो उग ही जाएगा कि स्कूल की फीस व जेब खर्च निकल आए। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि यह तो और भी अच्छी बात हुई। मुझे अपनी भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं उन्हें चारा चराने ही तुम्हारे ही खेतों में ले आया करूँगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज़ में इसका विरोध किया। उसने स्पष्ट कहा कि खबरदार, जो तुम्हारी भैंस मेरे खेत में घुसी। यह सुन मैं भी ताव खा गया और तुरंत बुलंद आवाज़ में कहा, वे चारा चरने तो तुम्हारे ही खेत में आएगी। मेरे मुख से ऐसा सुन वह बुरी तरह भन्ना गया और उसने धमकी दे डाली कि मेरे खेत में तुम्हारी भैंसें घुसी तो उनकी टांगें तोड़ दूंगा। यह सुन मैं भी बुरी तरह से क्रोध में आ गया। मैंने चिताते हुए कहा कि मेरी भैंसों को हाथ भी लगाए तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बस इसके साथ ही दोनों ने अपना आपा खो दिया और मारपीट पर उतर आए। देखा मेरे उपद्रवों का कमाल। भैंस अभी खरीदी नहीं है, खेत अभी लिया नहीं है, फिर भी मामूली सी बातचीत में 10 वर्ष पुराने दोस्तों में मारपीट हो गई। मैं कहना यही चाहता हूं कि इन वर्णित घटनाओं को थोड़ा अपने जीवन में भी खोजें। निश्चित ही आपके भीतर बैठा मैं, यानी आपका मन, आपसे भी ऐसे उपद्रव करवा ही लेता होऊंगा। और थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि वाकई जब मैं उपद्रव पर उतर आता हूं तो आपकी तमाम समझदारी और बुद्धिमानी पर ताले पड़ जाते हैं। मेरे द्वारा आप पागलपन करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अब यदि एक बार आप मान लें कि मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों पर आपका कोई वश नहीं और उससे आपकी बुद्धि मौके बेमौके भ्रष्ट हो ही जाती है, तो मैं आगे उसके उपायों पर चर्चा करूं, क्योंकि उपचार किया ही उसका जा सकता है जो माने कि हाँ मैं बीमार हूं। अपने को बेवजह स्वस्थ मानने वालों का तो पकड़कर जबरदस्ती इलाज किया नहीं जा सकता। और आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि मेरे इन उपद्रवों को ना तो आपके कोई उपाय नियंत्रित कर पाए हैं और ना ही इनसे आपको आपकी बुद्धि बचा पाई है। और वहीं इनका निकाल लाने में आपकी शिक्षा व आपका समाज दोनों बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मानना तो यह भी पड़ेगा कि ना तो आपके धर्म और ना आपके शास्त्र ही इसका कोई अस्थायी समाधान खोज पाए हैं, क्योंकि मैं उन सब से विशाल, स्वतंत्र व अनूठी सत्ता हूँ। सो मुझसे बचने के उपाय सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, और मेरी बात भी उसी के काम आएगी जो मेरी बताई बातों में ही इन उपद्रवों से बचने का उपाय खोजेगा।
वरना सोचो, विज्ञान के द्वारा प्रदान की गई सारी प्रगति व तमाम सुविधाओं का क्या तुक यदि मन ही उदास व पागल हो। हालांकि इससे पहले कि मेरे उपद्रवों से बचने के उपायों पर चर्चा प्रारंभ करूं, पहले मैं अपनी संरचना के बारे में। मेरी संरचना। चलो, यदि आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, तो मैं आगे आपको मेरी संरचना के बारे में बताता हूँ। इससे आपको न सिर्फ मुझे समझने बल्कि मेरे उपद्रवों से बचने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। और इस बाबत कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं अपने संपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ आपकी नाभि में अदृश्य रूप से स्थित हूँ, और चूंकि अदृश्य हूँ इसलिए विज्ञान की पकड़ से बाहर हूँ। और अपने मैकेनिज्म की बात करूं तो मेरे तरंगों की भिन्नता के आधार पर मुझे 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से कुछ उपद्रवी हैं तो कुछ अद्भुत शक्तियों से भरे पड़े हैं। मेरे उपद्रव मचाने वाले स्वरूप। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड। नंबर 3, अनकॉन्शियस माइंड। मेरी शक्तियों के केंद्र। नंबर 1, सुपर कॉन्शियस माइंड। नंबर 2, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। नंबर 3, स्पॉन्टेनियस माइंड। नंबर 4, अल्टीमेट माइंड। मेरे इन 7 स्वरूपों के स्वभाव सर्वथा भिन्न हैं, और उस पर खूबी यह कि आप जब भी व जिस भी मन में रहते हैं उसका स्वभाव स्वतः ही बाहर प्रकट हो जाता है। वहीं यदि मन के प्रकारों की बात करूं तो भले ही इनमें से कुछ उपद्रवी व खतरनाक हैं, परंतु साथ ही कुछ विलक्षण शक्तियों से भी भरे ही पड़े हैं। और इसका सीधा अर्थ समझो तो आपके जीवन का फैसला सिर्फ आप कौन से मन में जी रहे हैं उसी से होता है। और अब इससे पहले कि आगे मैं आपको मेरे इन 7 स्वरूपों के बारे में विस्तार से कुछ समझाऊं, आपको छोटे बच्चों का मन समझना होगा, और उसी से आपको मेरे तमाम स्वरूपों, उनके प्रभाव और उनके क्रियाकलापों को समझने में आसानी होगी। तथा यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि संभावना के हिसाब से सभी बच्चे करीब करीब एक सा मन लेकर पैदा होते हैं, यानी पैदा होने के समय मन के तल पर बच्चों से ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। बच्चों में जो भी आपसी भेद होते हैं वे उनके डीएनए तथा जीन्स के कारण होते हैं, और जाहिरी तौर पर उनके वे सारे भेद उनकी शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य व ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं। फिर बच्चों के मन पर लौट आऊं तो बच्चे प्रमुखता से 2 ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम की व दूसरी क्रोध की, और ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी ऊर्जा वस्तुओं के मिलन यानी प्रेम से प्रकट होती है, या फिर उनकी टकराहट यानी क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। वैसे ही यदि आप किसी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह या तो आप उससे प्रेम जताकर ला सकते हैं, या फिर क्रोध कर आप यह कमाल दिखा सकते हैं। वैसे ही यदि आपको अपने में कोई परिवर्तन लाना हो तो भी आपको स्वयं यही 2 भाषा बोलनी होती है, परंतु दुर्भाग्य से आज हर एक में इन 2 का ही अभाव है। अब जीवन को बढ़ाने वाली क्रोध व प्रेम नामक ये 2 परम शक्तियां मनुष्य में से क्यों गायब हो गईं, यह चर्चा मैं बाद में करता हूँ। अभी तो यह स्पष्ट कर दूं कि बच्चा इन 2 महाशक्तियों की परम उपस्थिति के साथ जीवन में सफलता पाने की तमाम संभावनाएं लेकर पैदा होता है। आप भी गौर से देखना, बच्चे को कोई मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो वह प्रेम पूर्ण तरीके से मस्त हो जाता है। वहीं यदि कुछ उसके मन मुताबिक नहीं होता है, या फिर उसकी पसंद की कोई वस्तु उसे छीन ली जाती है, तो वह क्रोध में भरकर उपद्रव पर उतर आता है। बस वह तीसरी कोई बात या भाषा समझता ही नहीं, यानी बच्चा ऊर्जा का अक्षय भंडार लेकर ही पैदा हुआ होता है। वहीं बच्चों की अन्य विशेषता के बाबत बात करूं तो वे कुछ विशेष जानते भी नहीं हैं। बहुत हुआ तो वे अपनी माँ को पहचानते हैं, बाकी रिश्तों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जिसके साथ अच्छा लगता है उनके साथ खेल लेते हैं, जिसके साथ नहीं जमता उससे दूर हट जाते हैं। ऊंच नीच या अपने पराये के भेदभाव उनमें नहीं होते। व्यर्थ की जानकारियां भी उनसे कोसों दूर होती हैं। वहीं उन्हें अपने धर्म, देश, जाति या समाज बाबत भी कुछ नहीं मालूम होता है, और आपने गौर किया ही होगा कि उनका इन बातों से काम अटकता भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि उपरोक्त तमाम विशेषताएं ही उनकी कभी न खत्म होने वाली मस्ती का राज है, और यही एक बुनियादी कारण है कि बच्चे सबको प्रिय होते हैं। वैसे बच्चों की एक और विशेषता कहूँ तो
चूंकि वे प्रेम व क्रोध नामक संसार की दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, सो वे प्रायः ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अतः आप अन्य कुछ भी करना, पर बच्चों को कभी कमजोर समझने की भूल मत करना। आपने भी गौर किया होगा कि बच्चे कितना ही उपद्रव कर लें, कभी नहीं थकते हैं। कितना ही खेल कर उठे हों, परंतु फिर खेलने का मौका मिला नहीं कि झट से तैयार। उनके उपद्रवों का आलम तो यह होता है कि बारी बारी दिन भर चार वयस्क उन्हें संभालने में लगे रहें तो चारों थक जाएंगे, लेकिन ये बच्चे कभी नहीं थकेंगे। बड़े से बड़े रियाजी एथलीट से कह दिया जाए कि दिन भर वह करो जो बच्चा कर रहा है, तो चंद घंटों में ही वह ढेर हो जाएगा। बच्चा कुर्सी के नीचे घुसेगा और टेबल पर निकलेगा। चढ़ाओ तो वह दिन में 20-30 बार चढ़ उतर जाएगा। एथलीट तो घबरा कर कहेगा कि इसके साथ खेलने से तो ओलंपिक में मेडल पाना ज्यादा आसान है। कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार यह है कि प्रेम और क्रोध दो ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। जिस मनुष्य ने इन दो को खो दिया वह ऊर्जाहीन हो गया। खैर, आगे यदि बच्चों की बुद्धिमत्ता की बात करूं तो वे अति बुद्धिशाली भी होते हैं। उन्हें कब क्या चाहिए और कब वह कैसे मिल सकता है, इसका पूरा ज्ञान होता है, और यही कारण है कि उन्हें जो चाहिए वे हासिल करके ही रहते हैं। ऐसा मुस्कुराएंगे और ऐसा तो लाड़ से बोलेंगे कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे, और अगर फिर भी बात न बनी तो क्रोध, उपद्रव व जिद तो है ही। पूरा घर सर पे उठा लेंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे, पर जो चाहिए वह हासिल करके ही रहेंगे। वहीं उनके आकर्षण का तो कहना ही क्या। कौन है जो बच्चों से प्रेम नहीं करता, कौन है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा देना नहीं चाहता। बच्चों के आकर्षण का आलम तो यह है कि बड़े से बड़ा क्रूर मनुष्य भी उनके साथ दुष्टता नहीं कर पाता। कई बार तो गुंडे या लुटेरों के बीच फंसे माँ बाप भी बच्चों के कारण बच जाते हैं। साथ में बच्चा देख हर कोई दया खाने को मजबूर हो जाता है। इसके अलावा भी बच्चों के अन्य गुणों की बात की जाए तो निर्दोषता, भोलापन, चंचलता और कंसंट्रेशन, यह सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। और कंसंट्रेशन की बात ही मत करो, ध्यान तो उनका परम होता है। आपने भी देखा ही होगा कि बच्चे कितने ध्यान से खेलते हैं। सोचो, यदि उतना ही कंसंट्रेशन बड़ों में आ जाए तो क्या वे जीवन की हर सफलता हासिल नहीं कर लेंगे। और उनके भूलने की बात का आलम तो यह है कि 2 मिनट पहले जिस बच्चे से झगड़े थे, अगले ही कुछ मिनटों में उसी के साथ फिर प्रेम से खेलने लग जाते हैं। और उत्साह तो उनमें इतना होता है कि कितनी ही बार गिरे फिर भी उठकर खड़े हो जाते हैं। अब इनके विपरीत थोड़ा बड़ों पर गौर करें। किसी एक बात में उनका ध्यान लगता ही नहीं। कहाँ गया वह कंसंट्रेशन जो बचपन में उनके पास था। और बड़ों का उत्साह, उसकी तो पूछो ही मत। 1-2 बार असफलता हाथ लगी नहीं कि बैठ गए सर पे हाथ रखकर। आत्महत्या तक का विचार आ जाता है मन में। ऐसे में निर्दोषता, भोलापन या ऊर्जा की तो बात ही मत करो। चलो, यह सब तो ठीक, पर यहाँ सबसे सोचनीय विषय यह है कि सारी गड़बड़ हो कहाँ गई। तो यही समझाने हेतु तो बच्चों और आपके मन का फर्क मैं आप लोगों को समझा रहा था। दरअसल बच्चा जिस माइंड में पैदा होता है उसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह माइंड चूंकि सिर्फ प्रेम और क्रोध से भरा रहता है, अतः ऊर्जा से भरपूर होता है। दुनिया में जितने भी सफल और सुखी लोग हुए हैं, फिर वे जानते हो या ना जानते हो, परंतु वे सभी कम से कम सुपर कॉन्शियस माइंड में जीते ही आए हैं। और यदि बात विस्तार से समझाने हेतु मैं आपको इस सुपर कॉन्शियस माइंड की चंद विशेषताएं बताऊं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। व्यर्थ की जानकारियों का भी इसमें सर्वथा अभाव होता है। साथ ही उत्साह, ध्यान व लगातार नया करने की चाह तो इसमें कूट कूट कर भरी होती है। और ऊपर से क्रोध और प्रेम की ऊर्जा से भरे होने का कारण यह माइंड जो चाहे वह करने में भी पूरी तरह सक्षम होता है। अब यदि इस पूरी बात का सार कहूं तो वह यह है कि सफल मनुष्यों व बच्चों के गुणों में बड़ी समानताएं होती हैं, क्योंकि दोनों सुपर कॉन्शियस माइंड के आसपास ही जीते हैं। यदि ऐसा है तब तो सवाल यह उठता है कि सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ यह बच्चा किन मनों में वह क्यों पहुंच जाता है, तथा इन मनों के स्वभाव क्या हैं। बिल्कुल बताता हूं। यही बताने हेतु तो इतनी पृष्ठभूमि बनाई थी, और यही समझना आपके लिए अत्यंत जरूरी भी है, क्योंकि यही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यदि यहाँ संभाल लिया तो आपको सफल व सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। खैर, वापस मुख्य बिंदु पर लौट आऊं तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, माँ बाप तथा परिवार वाले उसे तरह तरह की समझाइश व ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उसे उसका धर्म, उसकी जाति बताई जाती है। अपने व पराये का भेद उसके मन में पैदा किया जाता है।
जीवन के व्यर्थ उद्देश्य पकड़ाकर उसे कुछ बनने हेतु उकसाया जाता है। बस इन सब से उसका कॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है और यह कॉन्शियस माइंड बहुत कमज़ोर होता है। भय व सुरक्षा वह बात बेबात पकड़ता ही रहता है। और यहाँ यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भय और असुरक्षा पकड़ते ही उसका उत्साह व ध्यान कमज़ोर पड़ने लगता है, यानी यहीं से बच्चे की दुर्गति होना शुरू हो जाती है। लेकिन मामला यहीं नहीं अटकता। फिर उस छोटे से बच्चे को कुछ बनने हेतु स्कूल भेज दिया जाता है। बेचारा बच्चा जो पूर्ण स्वतंत्रता में जी रहा होता है, उसे भारी बस्ता उठाकर स्कूल जाने को मजबूर किया जाता है। ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाया जाता है। यही नहीं, फिर उसे अच्छे मार्क्स लाने हेतु भी उकसाया जाता है। और स्कूलों की बात ही क्या करना, जो बच्चा प्रेम चाहता था, जो खेलना चाहता था, उसे स्कूल में अनुशासन के नाम पर सताया जाता है। हालत यह हो जाती है कि स्कूल में टीचरों से तो उसे प्रेम नहीं ही मिलता है, कुछ बड़ा होने पर बेचारे को घर में भी प्रेम मिलना बंद हो जाता है। और इस तरह हंसता खेलता एक फूल पढ़ाई के नाम पर मुरझा दिया जाता है। इससे धीरे धीरे बच्चे की जिद कमज़ोर हो जाती है। जिद कमज़ोर होते ही उसकी विश्व का कोई भी 4-5 वर्षीय बच्चा खेल कूद व स्वतंत्रता छोड़कर अनुशासन में रहना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि अधिकांश बच्चे रोते हुए ही स्कूल जाते हैं, कुछ शक्तिहीनों को छोड़कर। और मज़ा यह है कि जो बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं, उनके माँ बाप बड़े तनके बताते हैं कि देखो मेरा बच्चा स्कूल जाते वक्त नहीं रोता है। अरे मूर्ख होगा, बड़ा होकर वह कोई आज्ञाकारी कलंक न बन जाए तो अच्छा है। यह बात खासकर मैं केजी या पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, एक बार उनके मित्र बन जाएं और उनमें बाहर की दुनिया जानने समझने की इच्छा जागृत हो जाए, फिर तो उनका स्कूल में रस जाग ही सकता है। खैर, यह भी छोड़ो। फिर तो माँ बाप, परिवार व स्कूल के टीचरों द्वारा बच्चे को व्यवहार सिखाया जाने लगता है। क्रोध नहीं करने का, बड़ों का कहना मानने का, सबके काम करने का, वगैरह वगैरह। अब बच्चा जो ऊर्जा का भंडार है, जो स्वस्फूर्ति अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसे अकारण मुर्दा व नौकर बनने की प्रेरणाएं दी जाने लगती हैं। बच्चे को शुरू शुरू में ये बातें रुचिकर तो नहीं लगती, परंतु प्रलोभनों और तारीफों का सहारा लेकर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। बात नहीं बनती तो कभी कभी उसे डांट कर या धमका कर भी ऐसा करने को विवश किया जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इन सारी कोशिशों में बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण 2 ऊर्जा, क्रोध व प्रेम, दबती चली जाती है। और सबसे खतरनाक दुष्परिणाम इसी के आते हैं। यह बात बड़े ध्यान से समझने जैसी है। दरअसल बच्चों का जिस मात्रा में प्रेम दबता है, उसका वही दबा हुआ प्रेम रूपांतरित होकर उसे भावुक बना देता है। फिर वह हताशा, सहानुभूति, दया वगैरह भावों से ओतप्रोत होता चला जाता है। और फिर उसके यही सारे भाव उसके सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण करते चले जाते हैं। इसी बात को सीधे सीधे साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो जिस मात्रा में बच्चे का प्रेम दबता चला जाता है, उसी मात्रा में उसकी भावुकता सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होती चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों की दुर्दशा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता पर जाना पड़ता है। वह खेलना व उपद्रव करना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। अपने मन का मालिक होने के कारण वह स्वतंत्र रहना चाहता है, जबकि उसे अनुशासन में रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप मौके बेमौके उसका क्रोध दबता चला जाता है। उसका यह दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे कर चिंता, व्यथा, भय, ईर्ष्या जैसे जीवन को नष्ट करने वाले भावों में रूपांतरित होकर उसके अनकॉन्शियस माइंड में एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह क्रोध के साथ साथ अपनी स्वाभाविक ऊर्जा भी खोता चला जाता है। धीरे धीरे कर ध्यान व उत्साह जैसे महत्वपूर्ण गुण भी उसमें से तिरोहित होते चले जाते हैं और बदले में दुख, चिंता, भय व हताशा जैसे खतरनाक दुर्गुणों का वह भंडार बनता चला जाता है। और फिर जीवन भर वह यहीं संग्रहित चिंता, हताशा, भय या दुख मौके बेमौके निकालता चला जाता है। आप ये मत सोचना कि विषय चिंता का है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। दरअसल तो चिंता आपके अनकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, इसलिए वह विशेष विषय खोजकर बाहर निकल पड़ती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं मानेंगे, सो इसे एक उदाहरण से समझें। एक बार एक व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा कि करीब 10 लाख वर्ष बाद सूर्य नहीं उगेगा। अब सीधी बात है कि सूर्य नहीं उगेगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बस उसे चिंता पकड़ ली। अब 10 लाख वर्ष क्या 100 वर्ष बाद भी सूर्य उगे या नहीं, इससे उसे क्या फर्क पड़ रहा था। परंतु भीतर पड़ी चिंता को तो बाहर निकालने का बहाना चाहिए ही होता है।
बस इस दबे क्रोध के कारण ही आप सबका ये हाल हो गया है। लेकिन मनुष्य की दुर्गति की दास्तान यहीं कहाँ रुकती है। पहले तो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुए बच्चे को व्यर्थ की जानकारियों व उद्देश्यों से भरकर आप उसका कॉन्शियस माइंड बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और फिर उसके क्रोध और प्रेम को दबाते हुए उसका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मजबूत कर उसे चिंता, दुख, भय, सहानुभूति, लगाव वगैरह भावों से भर देते हैं। लेकिन इतने से भी आप बुद्धिमानों का मन कहाँ भरता है। सो आगे आप उसे यह भी समझा देते हैं कि जाहिर में भावों की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं, अपने मन में क्या चल रहा है यह दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। बस बेचारा चिंता, दुख व भय के साथ साथ अपनी भावनाएं भी दबाना शुरू कर देता है, और क्रोध व प्रेम तो वह फिर जीवन भर दबाता चला जाता है। आगे इसका और भी खतरनाक परिणाम आता है। फिर यह दबे चिंता, भय, दुख और लगाव तथा सहानुभूति अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड में न सिर्फ हमेशा के लिए मजबूती से संग्रहित हो जाते हैं, बल्कि पड़े पड़े मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। फिर बेचारा यह मनुष्यों की ही कृपा से इन भावों के धक्कों से कभी कभार उभर पाता है, कभी नहीं उभर पाता है। चिंता व दुख में जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना कि चिंता, दुख, भय, असुरक्षा वगैरह भीतर पड़े हैं तो बाहर निकल रहे हैं। यह मत समझना कि आपका जीवन कुछ ऐसा है या परिस्थिति ऐसी है इसलिए आपको चिंता पकड़ रही है, या फिर इसलिए आपको इन भावों में जीना पड़ रहा है। हालांकि यह बात विस्तार से मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी तो 100 बातों की एक बात यह है कि बच्चों को बड़ा करते न आना और जाने अनजाने उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड मजबूत करते चले जाना ही उनकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। और आपके इन चक्रों से बचा लाखों में कोई एक ही सफल व सुखी नजर आ रहा है, और वह भी वो जो अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति को संभालने रखने में सफल हो पाया है। यह 2 तरीके से संभव है। एक, या तो बच्चा स्वयं इतना जिद्दी व शक्तिशाली हो कि वह किसी और के चक्कर में पड़े ही नहीं, या दूसरा, माँ बाप और टीचर इतने समझदार हों कि उसके साथ व्यर्थ की जबरदस्ती ना करें। लेकिन मेरी यह बात पत्थर पर लिख लेना कि दुनिया का कोई भी बच्चा अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति बचाए रखे बगैर किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल व सुखी नहीं हो सकता। साथ ही यह भी तय जाने कि जिस किसी भी बच्चे को अपना सुपर कॉन्शियस माइंड संभाल लिया उसे सफल व सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपका विज्ञान भी करीब करीब यही बात कहता है। यदि वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का 80% से ज़्यादा मानसिक विकास उसके बचपन में ही हो जाता है, तो वे गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी बात 100% सही है। इस हेतु वे वाकई बधाई के योग्य भी हैं। मैंने भी यहाँ यही समझाया है कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना वह अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सलामत रख पाता है। और निश्चित ही इसका पूरा दारोमदार परिवार व स्कूल के टीचरों पर है। उन्हें बच्चों की इच्छा, उनकी स्वच्छंदता का सम्मान करना सीखना ही होगा। उन्हें बच्चों को भेदभाव वाली बातें सिखाने व उन पर ऊटपटांग तथा बिन जरूरी अनुशासन लादने से हर हाल में बचना ही होगा, और व्यर्थ की बुद्धिहीन शिक्षाओं से तो उसे सर्वथा दूर रखना होगा। बच्चा है, उसे व्यर्थ गंभीर करें ही मत। स्कूल में वातावरण ही ऐसा बच्चों के अनुकूल बनाए कि बच्चों का घर पर मन ही न लगे, उसे अपने घर की याद आए ही नहीं, तब तो सब बचा रहेगा। परंतु यदि स्कूल में बच्चे को काटने को दौड़ रही हो तो फिर ऐसे स्कूल में जाने से तो स्कूल ना जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। वरना ध्यान रखना, बड़े होते होते बच्चा अपने सारे महत्वपूर्ण गुण खो देगा। और मेरी इस बात को मनुष्य का आज भी चिल्ला चिल्ला कर सिद्ध कर रही है और मेरी इस बात को मनुष्य का आज भी चिल्ला चिल्ला कर सिद्ध कर ही रही है। मनुष्य ने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, परंतु सफल मनुष्यों के अनुपात को वह आज भी उतना नहीं सुधार पाया जितना इतनी प्रगति के बाद सुधर जाना चाहिए था। आज भी लाखों में 10-20 ही सफल हो पाते हैं, और इसका मात्र और एकमात्र कारण मनुष्य का अपने बच्चों को पालने नहीं आना है, क्योंकि बच्चों की स्वाभाविक प्रतिभा को निखारना तो लाखों में 10-20 को ही आता है। खैर, यह तो हुई आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों की चर्चा। दूसरी ओर इसी संदर्भ में एक और बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह मेरे स्वभाव को लेकर है, तथा उसे भी विस्तार से समझना उतना ही जरूरी है। दरअसल बात यह है कि मैं स्वभाव से ही पूर्ण स्वतंत्र व स्वच्छंद हूँ। यदि मुझे व्यर्थ दबा कर रखने की कोशिश की गई तो उसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतवा कर ही छोड़ता हूँ। हालांकि मेरे इस स्वतंत्र स्वभाव के कारण मेरी बड़ी बदनामी भी हुई है। युगों से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों के लिए मुझे जवाबदार ठहराता आ रहा है, जबकि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मैं स्वभाव से स्वतंत्र हूँ और किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती मुझे पसंद नहीं। अतः याद रख लेना कि मेरे साथ की जाने वाली किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती का, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरा स्वभाव बदलने वाला नहीं, बदलना आपको मेरे साथ किया जाने वाला आपका व्यवहार ही पड़ेगा। अतः यदि बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड तक गिरता है तो इसका दोष परिवार, समाज और शिक्षा को ही देना, मुझे नहीं। यदि आप वाकई मनुष्य के सुखी व संपन्न होने का अनुपात बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक फेरबदल कर लेना। माँ बाप व परिवार को बच्चों को कैसे बड़ा करना ये सिखाना, परंतु मुझ पर दोषारोपण कतई मत करना। आप मेरे स्वभाव को मारने की कोशिश करेंगे तो मैं प्रतिकार पर उतर ही आऊँगा। यूं भी अपने स्वभाव को बचाने का इस प्रकृति में सबको अधिकार है, अतः मेरे साथ छेड़खानी करें ही मत। यदि आप ये सीख जाएंगे तो मेरे तीनों कमज़ोर स्वरूपों को यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को अपने में मजबूत होने ही नहीं देंगे। और इस संदर्भ में मैं कह ही चुका हूं कि कॉन्शियस माइंड व्यर्थ की जानकारियां एकत्रित करने से बनता है, जबकि अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड क्रोध व प्रेम दबाने से मजबूत होते हैं। वरना मनुष्य को दुख, चिंता, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन वगैरह पकड़े ही क्यों? क्योंकि कोई बच्चा वह लेकर थोड़े ही पैदा हो रहा है, और ना ही मेरे कारण मनुष्य इन सब भावों में जीने को मजबूर है। यह तो चूंकि वह मेरे स्वभाव के बाबत ना समझी बरत रहा है, इस कारण वह उसके दुष्परिणाम भोगने को मेरे द्वारा बाध्य किया जा रहा है। वरना आपने क्या किसी बच्चे को चिंता करते देखा है? अतः मनुष्य के दुखी व असफल जीवन के लिए आपको किसी को दोष देना है तो वह आप अपने स्वयं को देना। और यह भी अच्छे से समझ लेना कि ये सारी चूकें आपसे मेरी कार्य प्रणाली ना समझने के कारण हो रही हैं। Hey guys, I am Sahil Khan, the owner of the Better You YouTube channel. लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे मैं कृष्ण हूँ और मैं मन हूँ फिर से YouTube पे अपलोड करनी पड़ रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। यह चैनल कभी भी बंद हो सकता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना। और जो मेरा ओरिजिनल YouTube चैनल है उसमें मैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ और नेचर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें आपको रोचक ढंग से जानकारी मिलती है। अगर आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, मैं किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ, बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, सो इसलिए मैं कृष्ण हूँ वॉल्यूम 4, 5 और 6 के लिए अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम नंबर पे अपनी श्रद्धा से जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, 1 रुपये भी। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि करना ज़रूरी नहीं है, दिल करे तभी करना। जय हिंद। आप एंजॉय करो, मैं मन हूँ। मेरी शक्तियों के केंद्र। यहाँ भी मेरा कमाल देखो। मैं अपने नटखटपन से बाज तो अपने बारे में बताते वक्त भी नहीं आया। मैंने अपने उपद्रवी स्वरूप के बारे में आपको पहले बता दिया, हालांकि साथ ही मैंने यह भी समझा ही दिया था कि वे मेरे स्वाभाविक स्वरूप नहीं हैं। वे सब आपकी नासमझी के कारण अस्तित्व में आते हैं। वरना जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यह बता दूं कि वास्तव में मैं एक से एक अद्भुत शक्तियों का भी स्रोत हूँ। आपके पूरे अस्तित्व में एक मैं ही हूँ जो न